नमस्कार। बीएड कोर्स के एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं और वो है उपनिषदीय शिक्षा दर्शन की प्रकृति। तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। अब देखिए, उपनिषदीय शिक्षा के दर्शन को अगर समझना है तो सबसे पहले हमें उसकी जड़ को पकड़ना होगा। मतलब हमें ये समझना होगा कि आखिर वो कौन सा मूल दर्शन है जिस पर ये पूरी शिक्षा व्यवस्था टिकी हुई है। तो वो दर्शन है वेदांत। अब ये जो शब्द है ना वेदांत, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, वेद और अंत। वेद का मतलब तो हम सब जानते हैं, ज्ञान, और अंत का मतलब है समाप्ति। तो वेदांत का सीधा सा मतलब हुआ ज्ञान का अंत, या कह लीजिए परम ज्ञान। असल में ये वेदों के ज्ञान का निचोड़ है, उसका सार है, जो हमें उपनिषदों में देखने को मिलता है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो परम ज्ञान है, ये वेदांती दर्शन, ये शिक्षा को, एजुकेशन को कैसे देखता है, इसका असली मतलब क्या बताता है? चलिए देखते हैं। देखिए, इस पूरे दर्शन का जो सार है ना, वो इस एक श्लोक में छिपा है, साविद्या या विमुक्तये। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है शिक्षा वो है जो मुक्ति दिलाए। और हाँ, यहाँ मुक्ति का मतलब सिर्फ अज्ञान से या इग्नोरेंस से छुटकारा पाना नहीं है, बल्कि इसका गहरा मतलब है जीवन मरण के चक्र से भी मुक्ति पा लेना। और यही यही उपनिषदीय शिक्षा का सबसे बड़ा आधार है। अच्छा, तो अब इस मुक्ति वाले लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उपनिषदीय शिक्षा के दो मेन मकसद थे, दो उद्देश्य थे। पहला है अपराविद्या, मतलब सांसारिक उद्देश्य, जिसमें यह सिखाया जाता था कि एक सफल, बैलेंस्ड और खुशहाल जिंदगी कैसे जी जाए। और दूसरा था पराविद्या, यानी आध्यात्मिक उद्देश्य। इसका अल्टीमेट गोल था मोक्ष पाना और परम सत्य को जानना। तो चलिए अब हम सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस शिक्षा दर्शन की प्रकृति, इसके नेचर और इसकी क्या-क्या खासियतें थीं, उन्हें एक-एक करके समझते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी खासियत है इसका स्पिरिचुअल होना। देखिए, उस दौर में शिक्षा का मतलब सिर्फ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना नहीं था, बल्कि उसे आंतरिक प्रकाश और शक्ति का एक सोर्स माना जाता था। मेन फोकस था आध्यात्मिक शक्तियों को जगाना, और लक्ष्य था चित्त वृत्ति निरोध को पाना। आसान भाषा में कहें तो मन को भटकने से रोकना और उसे दुनिया की मोह माया और इच्छाओं से आजाद करना। दूसरी खासियत, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है आत्म साक्षात्कार, यानी मोक्ष। इसे सिर्फ शिक्षा का ही नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी का अल्टीमेट एम माना गया था। मतलब अपने सच्चे मैं को पहचानना, वो मैं जो हर तरह की दुनियावी सीमाओं से आजाद है। इसी को इंसान के जीवन की सबसे बड़ी कामयाबी माना जाता था। अब सवाल ये है कि ये जो इतना बड़ा लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार का, इसे हासिल कैसे किया जाता था? इसका रास्ता क्या था? इसका जवाब हमें आगे की विशेषताओं में ही मिलेगा। तो इसका रास्ता जुड़ा है नैतिक और चारित्रिक मूल्यों से। उपनिषदीय दर्शन ये साफ साफ मानता था कि सारे ज्ञान का अंतिम लक्ष्य चरित्र का निर्माण करना है। एजुकेशन का मकसद ही था एक मजबूत और साफ सुथरा कैरेक्टर बनाना। इसके लिए सच बोलना, खुद पर कंट्रोल रखना और अनुशासन, इन सब गुणों पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता था, क्योंकि सीधी सी बात है, इस दर्शन के हिसाब से एक अच्छे कैरेक्टर के बिना ज्ञान अधूरा है। और चौथी खासियत है होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी समग्र विकास। इस फिलॉसफी ने इंसान के किसी एक पहलू पर नहीं, बल्कि सब पर ध्यान दिया। इसका मकसद था एक व्यक्ति का फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल, मतलब हर लेवल पर एक बैलेंस्ड डेवलपमेंट हो। इसी से एक कंप्लीट और बैलेंस्ड पर्सनालिटी बनती है। यही इसका कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो हमने फिलॉसफिकल बेस तो समझ लिया। अब ये देखते हैं कि इन सारे आइडियल्स को, इन आदर्शों को उस समय के एजुकेशन सिस्टम यानी गुरुकुल में प्रैक्टिकली कैसे लागू किया जाता था। यहाँ एक छोटा सा कंपैरिजन देखते हैं गुरुकुल और आज के मॉडर्न स्कूल के बीच। देखिए, लोकेशन की बात करें तो गुरुकुल होते थे प्रकृति के बीच, जंगलों में या नदी किनारे, और आज के स्कूल शहरों में हैं। करिकुलम यानी पाठ्यक्रम गुरुकुल में लाइफ सेंट्रिक था, मतलब जीवन जीने की कला सिखाई जाती थी, जबकि आज ये सब्जेक्ट सेंट्रिक है। और माहौल, गुरुकुल का माहौल एक घर परिवार जैसा था, जबकि स्कूल एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है। और इस गुरुकुल सिस्टम की जो रीढ़ की हड्डी थी, वो था गुरु शिष्य का रिश्ता। गुरु एक पिता की तरह थे, बहुत ज्ञानी, धार्मिक और चरित्रवान। वो सिर्फ पढ़ाते ही नहीं थे, बल्कि शिष्य के रहने खाने की पूरी जिम्मेदारी भी लेते थे। दूसरी तरफ शिष्य को गुरु का अपना बच्चा ही समझा जाता था।
उससे उम्मीद की जाती थी कि वो इंटेलिजेंट हो, आज्ञाकारी हो और ब्रह्मचर्य का पालन करे। और उनका जो बॉन्ड था ना, वो प्यार, इज्जत और एक दूसरे के सहयोग पर टिका था। चलिए अब बात करते हैं टीचिंग मेथड्स और डिसिप्लिन की। मतलब उपनिषद काल में ज्ञान दिया कैसे जाता था और अनुशासन कैसा होता था? उस समय ज्ञान हासिल करने के 3 स्टेप्स होते थे, 3 चरण। पहला था श्रवण। इसका मतलब है गुरु जो भी वैदिक मंत्र या उपदेश दे रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुनना। दूसरा स्टेप था मनन, यानी जो सुना है उस पर गहराई से सोचना, विचार करना ताकि उसका सही मतलब समझ में आए। और तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप था निधिध्यासन, मतलब उस परम सच को सिर्फ समझना नहीं बल्कि उसे अनुभव करना, उसे अपनी चेतना का, अपनी कॉन्शियसनेस का हिस्सा बना लेना। टीचिंग के जो तरीके थे वो ज्यादातर ओरल थे, मतलब मौखिक थे, और चिंतन मनन पर बेस्ड थे। सवाल जवाब और डिस्कशन का खूब इस्तेमाल होता था। स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी पर भी बहुत जोर दिया जाता था। आप कह सकते हैं कि ये पूरी प्रोसेस एक तरह की अप्रेंटिसशिप थी और पूरी तरह से साइकोलॉजिकली साउंड थी। और जहां तक डिसिप्लिन की बात है तो जोर किसी बाहरी दबाव या सजा पर नहीं था। फोकस था इनर डिसिप्लिन पर, मतलब सेल्फ इम्पोज्ड अनुशासन पर। पर्सनल कंडक्ट के लिए नियम काफी सख्त थे। ब्रह्मचर्य का पालन करना तो कंपल्सरी था। और इन सब का मकसद क्या था? मकसद था अपने मन, अपनी बातों और अपने कामों पर पूरा कंट्रोल हासिल करना। तो चलिए, अब तक हमने जो भी डिस्कस किया उसके जो की पॉइंट्स हैं उन्हें फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। ये एग्जाम के लिहाज से बहुत काम आएगा। तो उपनिषदीय शिक्षा की प्रकृति के ये 4 सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं। पहला, स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन, मतलब शिक्षा का मकसद है अंदर का ज्ञान जगाना। दूसरा, सेल्फ रियलाइजेशन, जो कि जिंदगी और सीखने का सबसे बड़ा गोल है। तीसरा, मॉरल और कैरेक्टर डेवलपमेंट, यानी ज्ञान ऐसा हो जो चरित्र को अच्छा बनाए। और चौथा, होलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल, हर तरह की ग्रोथ का एक बैलेंस हो। और जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। उपनिषदीय शिक्षा का वो कौन सा एलिमेंट है, कौन सा तत्व है जो आज के एजुकेशन सिस्टम में सबसे ज्यादा जरूरी लगता है? इस पर सोचिएगा जरूर। हम अपने अगले डिस्कशन में इसके महत्व और आज के समय में इसकी प्रासंगिकता पर बात करेंगे। धन्यवाद।